पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला है। ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल करते ही एक बड़ा दांव चल दिया है। एसआईआर के दौरान जिनके नाम कटे हैं उन्हें वोट डालने की इजाजत देने की मांग कर दी है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि दीदी कुछ भी कर ले, इस बार बंगाल में उनकी दाल नहीं गलेगी। वहीं ममता बनर्जी को टेंशन है कि बंगाल के साथ साथ भवानीपुर सीट को कैसे जीता जाए, क्योंकि 2021 के उपचुनाव में ममता बनर्जी 58,000 वोट से यहां जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को मात्र 8,000 वोट की बढ़त मिली थी। मतलब टीएमसी का ग्राफ गिरा है। 27 लाख কয়েক হাজার বাকি আছে, 50,000 60,000 মতো তাদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। পরে নাম তুলে কি হবে, তারা তো ভোটটা দিতে পারবে না। সুতরাং এটা তো সুপ্রিম কোর্টেরই অর্ডার ছিল, যারা এডজুডিকেशन আছে তারা জেনুইন ভোটার। हालांकि बीजेपी का कहना है कि किसी वैध नागरिक का नाम नहीं कटा है। एक तरफ बीजेपी परिवर्तन का नारा दे रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी एसआईआर और सामाजिक ताने बाने को अपना मुख्य मुद्दा बना रही है। अब देखना है इसमें जीत किसे मिलती है। पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच विवाद का दूसरा अध्याय खुल गया है। दरअसल दिल्ली में टीएमसी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर टीएमसी सांसदों की चिट्ठी इग्नोर करने, चुनाव अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के बीच सांठगांठ का गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन इस दौरान बात बिगड़ गई, जिसके बाद टीएमसी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. टीएमसी नेताओं ने कहा कि उन्हें निकल जाने के लिए कहा गया। Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आए। वहीं इस पर टकराव के बारे में पूछा गया तो टीएमसी ने इलेक्शन कमिश्नर को क्रिमिनल बता दिया। उसको पूछो, हमको क्या पूछ रहा है, उसको पूछो, वो तो क्रिमिनल है। वहीं सूत्रों के मुताबिक टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग से मुलाकात के दौरान चिल्ला-चोट की थी और मर्यादा लांघी, जिसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा के खिलाफ 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाकर पवन खेड़ा ने एक गंभीर सवाल खड़ा किया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अब असम पुलिस उन्हें ढूंढने में जुटी हुई है और इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अभी कहीं मिल नहीं रहे, जिसके बाद हेमंता ने उन्हें पाताल से भी ढूंढ लाने की चेतावनी दी है। पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। हेमंता ने आरोप लगाया है कि पवन खेड़ा को राहुल गांधी ने कागज दिया है और राहुल को भी वो नहीं बख्शेंगे। अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बोरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? तुम बताओ, ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। तो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। इधर कांग्रेस असम पुलिस के एक्शन के बाद बैकफुट पर नजर आने लगी है। पुलिस कह दे, गृह मंत्रालय कह दे, तीनों देशों के जो हमारे बैठे हैं राजदूत, वो कह दे जो सजा आप हमें दोगे हम भुगत लेंगे। जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। आरोप लगाना और भागना कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को घेरते घेरते मल्लिकार्जुन खड़गे की आज जुबान फिसल गई और अब कांग्रेस खुद अपने जिसे कहा जाए कहा है उसमें फंसी नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष केरल के वोटर्स को लुभाने के चक्कर में गुजरातियों को अनपढ़ कह बैठे, जिसने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा थमा दिया। केरल में दिए गए खड़गे के इस बयान को बीजेपी ने सीधे सीधे गांधी और पटेल से जोड़ दिया। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा दिया गया ये बयान कांग्रेस की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्या गांधी जी इलिटरेट थे? क्या सरदार पटेल इलिटरेट थे? मामला तूल पकड़ता देख मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया और इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा दिया, लेकिन ये सफाई काम न आई। गुजरात के लोगों ने दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ये मामला अब कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में भारी पड़ सकता है।
अगली खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी, जिन्होंने एक बार फिर ये कह दिया है कि बाबर की विचारधारा और बाबर की निशानी दोनों को वो मिटा कर रहेंगे। इसके लिए उन्होंने संभल और अयोध्या का उदाहरण भी दिया, जहां करीब 500 साल बाद सनातन का भगवा लहरा रहा है और हिंदुओं का गौरव लौट रहा है, क्योंकि सीएम योगी अयोध्या, काशी और मथुरा की तर्ज पर संभल का विकास कर रहे हैं। कल के धाम और हरिहर मंदिर पर उनका विशेष ध्यान है। 67 प्राचीन तीर्थ और 19 कूपों का पुनरुद्धार हो चुका है और 24 कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण हो रहा है और इससे जुड़ी हर बाधा को योगी दूर कर रहे हैं। मैंने कहा कोई कागज है लेके आ जाओ, आपकी प्रॉपर्टी में फिर से आपको कब्जा कराएंगे, चिंता मत करो। सीएम योगी की कोशिश है कि सनातन के पुराने गौरव को लौटाया जा सके, ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाए और अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाए। याद करिए 1528 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर की ही सिपा सालार मीर बाकी ने तोड़ा था, ठीक 500 वर्ष पहले, और 500 वर्ष पूरे नहीं हुए हमने वापस राम मंदिर को लिया है। मतलब साफ है कि योगी बाबर की सनातन विरोधी हर निशानी को मिटाकर रहेंगे। अब खबर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हुई, जिन्होंने मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जन सुनवाई के दौरान इकट्ठा आवेदनों को ठीक से न रखने पर कलेक्टर के ऊपर वो नाराज नजर आए। उसके बाद क्या हुआ, आप देखिए। कलेक्टर साहब एक्शन में आ गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब वो ठीक से काम कर सकते हैं तब वो क्यों नहीं कर सकते। मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ, आप भी मेहनत कर सकते हैं, अरेंज करिए, नहीं उसको अरेंज करिए, जो भी हो उसको भी अरेंज निकालिए अच्छे से। इसके बाद थैले से कलेक्टर साहब कागज निकालते हैं और सजाने लगते हैं। केंद्रीय मंत्री कहते हैं जैसे उन्होंने किया वैसे ही उन्हें चाहिए, सीधा सीधा होना चाहिए सब, एक एक। इस बीच कलेक्टर साहब कुछ दस्तावेज सजाकर थैले में रखते हैं, लेकिन सिंधिया साहब उन्हें थैले से निकालते हैं और ठीक से सजाने को कहते हैं। सब सीधे होने चाहिए, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, कोई उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। कुछ देर में जन सुनवाई में मिले सारे आवेदन ठीक से इकट्ठा कर लिए गए, जिसे थैले में सजाकर रखा गया। अब कलेक्टर साहब की लगी इस क्लास का वीडियो वायरल हो रहा है। खबर उड़ीसा से है, जहां इन दिनों घूसखोरों के खिलाफ अभियान चल रहा है। अब सिंचाई विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर राजेश चंद्र मोहंती के ठिकानों से कैश के साथ साथ करोड़ों की संपत्ति भी बरामद हुई। और इसने ये संपत्ति रिश्वत से बनाई है। अब विजिलेंस ने इस पर शिकंजा कस दिया है। इसके पास से 6,23,000 कैश, जो कि 500, 200, 100 और 50 रुपए की गड्डियों में मिले। यही नहीं, इसके पास अलग अलग ब्रांड की महंगी घड़ियां भी मिली हैं, जिसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये घूसखोर अधिकारी सोने के गहनों का भी शौकीन है। देखिए, इसके पास से निगरानी को सोने की चेन, कंगन, बाली, झुमका और भी दूसरे गहने मिल गए हैं। राजेश चंद्र मोहंती इरिगेशन सर्कल में एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। अपनी नौकरी के दौरान इसने आय से ज्यादा संपत्ति बनाई, वो भी रिश्वत के माध्यम से। इसने काली कमाई से कैश ही नहीं बल्कि कई प्रॉपर्टी और महंगी गाड़ियां भी खरीदी। इस घूसखोर के ठिकानों पर तलाशी अभियान अभी भी जारी है। विजिलेंस के अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेंट्रल मार्केट में एक बार फिर सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई है। यहाँ 44 दुकानों को सील करने के आदेश से व्यापारियों में भारी आक्रोश दिखाई दिया और इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। 44 दुकानों को सील करने की कार्रवाई से व्यापारी परेशान उठे। सीलिंग के विरोध में व्यापारी सड़कों पर उतर आए, जाम लगाया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान कुछ व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। कुछ दुकानदारों ने धरना दिया तो एक व्यापारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कई दुकानदार सुबह से ही अपना सामान निकालते नजर आए तो कईयों की आंखों के आंसू निकल पड़े। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। प्रशासन लोगों को समझाने में जुटा रहा। बताया जा रहा है कि 9 अप्रैल यानी कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। रोजी रोटी पर संकट के बीच अब सबकी नजर कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी है। अगली खबर राजस्थान के बीकानेर से, जहां पाकिस्तान की सीमा से 200 किलोमीटर दूर एक सैन्य प्रतिष्ठान के पास 10 फीट लंबी सुरंग मिली है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिले हैं और अब कई एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। क्योंकि यहाँ ईयरफोन, इलेक्ट्रिक वायर, प्लग, बॉटल, प्लेट, कंबल और पेपर में लपेटी 4 रोटियां मिली हैं, जिससे ये लग रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की दबिश के कुछ समय पहले तक यहाँ कोई मौजूद था। ऐसा लग रहा है कि इस उपकरणों का इस्तेमाल सैन्य सिग्नल पकड़ने या गुप्त निगरानी के लिए किया जा रहा था। रेतीले इलाके में इस तरह की सुरंग का निर्माण और उसमें आधुनिक उपकरणों की मौजूदगी किसी बड़ी साजिश या अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क से जुड़ाव का इशारा कर रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कई अलग अलग एजेंसियों को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने मौके से कई सबूत जुटाए हैं।
बरामद उपकरणों की तकनीकी जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसका डेटा कहां भेजा जा रहा था। माना जा रहा है कि सीमा पार से घुसपैठ के लिए या जासूसी के लिए इस तरह की सुरंग बनाई गई हो, क्योंकि सुरंग की लंबाई लगभग 10 फीट है, चौड़ाई 3 फीट के करीब है, जिसमें किसी का छिपना आसान है। इस सुरंग के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में अपनी फजीहत करवाने के बाद आखिरकार ट्रंप ने सीज फायर पर सहमति दे दी। 2 हफ्ते के लिए अमेरिका ईरान एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे और इसके लिए 10 शर्तें भी रखी गई हैं, जिन पर अब आगे चर्चा होगी। यानी युद्ध की वजह से जो पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो गया था, उस पर 2 हफ्ते की राहत है। इस समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे, ईरान भी हमले बंद करेगा, साथ ही ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम यूरेनियम इनरिचमेंट को बंद करेगा। दरअसल सीज फायर से पहले ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए उनकी पूरी सभ्यता खत्म करने की कसम खाई थी, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की भी बड़ी धमकी दी थी, जिसके बाद से समझौते की कोशिश तेज हो गई। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ये डील चीन के दबाव में आकर ईरान ने की है ताकि दुनिया को एक मानवीय संकट से निजात दिलाया जा सके। वहीं इस समझौते पर भी ईरान और अमेरिका अपनी ताकत का ढिंढोरा पीट रहे हैं। ईरान का कहना है कि हमारी शर्तों पर डील हुई है, तो वहीं ट्रंप का कहना है कि डील के लिए ईरान को झुकना पड़ा है, लेकिन सच ये है कि ये डील दोनों ही देशों को फायदा दे रही है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच जो 10 शर्तों पर बातचीत होनी है, वो कौन कौन सी शर्तें हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। पहली शर्त है, हमले पूरी तरीके से बंद होंगे। ईरान ने अपने ऊपर लगे सभी तरीकों से प्रतिबंध जो भी उनके ऊपर लगी हुई थी उसको हटाने की शर्त रखी है। फ्रीज किए गए एसेट्स ईरान को वापस मिलने चाहिए। सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध पूरी तरह खत्म करने की शर्त रखी गई है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से सेना हटाने की भी मांग की है। जंग में हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजा या पुनर्निर्माण की व्यवस्था की मांग की गई है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की शर्त भी रखी है। जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अब अनुमति होगी। ईरान ने प्रस्ताव रखा कि हर जहाज से करीब $20 लाख फीस ली जाएगी, जिसे वो ओमान के साथ शेयर करेगा। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले समेत इलाके में तनाव खत्म करने की मांग भी शामिल है। यानी इन शर्तों पर अब आगे की बातचीत होनी है और उसके बाद ही कोई नतीजा निकलेगा। 15 दिनों के लिए सीज फायर घोषित कर दिया गया है। ट्रंप की बातें ट्रंप ही जाने। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अचानक सीज फायर के उनके ऐलान ने फिर से इसे साबित कर दिया कि उनके मन में क्या चल रहा है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कुछ दिनों पहले तक ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी देने वाले ट्रंप का ये बदला रूप पूरी दुनिया को चौंका रहा है। ये ट्रंप का कौन सा अवतार है? ये वाला या फिर ये वाला? इनमें से असली ट्रंप आखिर कौन है, इसे सिर्फ और सिर्फ ट्रंप ही जानते होंगे। एक ट्रंप तो ये थे जिन्होंने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दी थी। इस ट्रंप के साथ नेतन्याहू बेहद खुश थे और ईरान पर दनादन हमले कर रहे थे, जिसका जवाब ईरान ने भी उन्हीं के अंदाज में दिया और सरेंडर करने का अल्टीमेटम दे दिया। तो ट्रंप ने अपना गुस्सा डबल कर लिया और पूरी ईरानी सभ्यता को ही नष्ट करने की धमकी दे डाली, जिसके बाद परमाणु बम के इस्तेमाल तक के कयास लगाए जाने लगे। अब ट्रंप के अगले कदम पर दुनिया की नजर गड़ गई। B-2 बॉम्बर्स, मदर ऑफ ऑल बम के इस्तेमाल की खबरें आने लगी, लेकिन अगले ही पल ट्रंप ने शहबाज के हाथों सीज फायर का पोस्ट करा दिया और फिर व्हाइट हाउस से ईरान के पुनर्निर्माण में भागीदार बनने वाला स्टेटमेंट जारी कर दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम का शेयर मार्केट ने बड़ा स्वागत किया है। भारत के साथ साथ एशियाई बाजारों में भी तेजी देखने को मिली और इसके साथ ही सोने चांदी की कीमतों में उछाल आया। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाजार का ये रुख आगे भी बरकरार रहेगा? अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का ग्लोबल और घरेलू दोनों शेयर बाजार पर पॉजिटिव असर पड़ा है। सीजफायर के ऐलान का असर ये हुआ कि सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 तेजी के साथ खुले। लगभग सभी एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिली। जापान का निक्केई और कोरिया का कोस्पी 6% उछला। रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। रुपया 50 पैसे बढ़कर डॉलर के मुकाबले 92.60 पर पहुंच गया। ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर का असर सोने चांदी की कीमतों में भी दिखने लगा है। सोने चांदी में जबरदस्त उछाल आया है। MCX पर सोने की कीमत में तेज उछाल आया। सोने में 3,600 रुपए से ज्यादा तेजी देखने को मिली और 1,53,000 रुपया प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी में भी 13,400 रुपए से ज्यादा तेजी रही और इसका भाव 2,44,000 के पार पहुंच गया। एक ही दिन में चांदी में 12,000 रुपए से ज्यादा की तेजी देखी गई है। लेकिन असली चिंता यह है कि बाजार में आगे भी बढ़त बरकरार रहेगी या फिर गिरावट की आशंका है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ।
ईरान और अमेरिका 14 दिनों के सीज फायर पर राजी हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि समझौते के पीछे सबसे अहम भूमिका पाकिस्तान और चीन ने निभाई है। हालांकि नाम पाकिस्तान का सामने आ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को संबोधित किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में चीन ने अमेरिका और ईरान को सीज फायर के लिए बनाया या सीज फायर का कोई दूसरा एंगल है? क्योंकि खबर है कि चीन ने इस पूरे घटनाक्रम में दोहरी रणनीति अपनाई। दावा किया गया है कि पहले चीन ने ईरान की तकनीकी और सैन्य मदद देकर मजबूत किया, जिससे अमेरिका पर दबाव बना। फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खासकर खाड़ी देश से जुड़े प्रस्ताव में चीन ने अपने प्रस्ताव को इस्तेमाल कर ईरान के हितों की रक्षा की। इसके बाद कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका से बातचीत कर सीज फायर की राह तैयार की। अब सवाल है कि चीन आखिर क्यों ईरान का साथ दे रहा है? इसका जवाब छिपा है तेल और रणनीतिक भूगोल में, क्योंकि ईरान के तेल निर्यात में चीन का हिस्सा बहुत बड़ा है। 91% ईरानी तेल का निर्यात चीन के लिए जाता है। 1.3 से 1.4 मिलियन बैरल हर दिन तेल चीन को भेजा जाता है, जो कुल समुद्री आयात का लगभग 13 से 14% है। यह दिलचस्प बात है कि जिस प्रस्ताव और सीज फायर का हीरो पाकिस्तान बन रहा था, उसमें असली खेल चीन ने खेला और पाकिस्तान को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात कहां है कि वो युद्ध रुकवा दे। दुनिया में शांति हो, हर जंग रुक जाए, इससे बेहतर और खबर क्या हो सकती है। लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग में जो सीज फायर की खबर बीती रात से सुर्खियों में है, उसमें अभी कई ट्विस्ट हैं, क्योंकि बार बार बयान बदलने वाले ट्रंप पर ईरान को भरोसा नहीं है। युद्ध के दौरान ट्रंप अपने कई बयानों से पलट चुके हैं। और यही कारण है कि सीज फायर की घोषणा के बाद भी ईरान की सेना पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। उसे ट्रंप पर भरोसा नहीं है। ईरान की मीडिया में इस सतर्कता की चर्चा हो रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह ट्रंप का बड़बोलापन, बार बार बयान बदलना, अपनी ही कही बातों से पलट जाना। ईरान की जनता और मीडिया सीज फायर को अपनी जीत बता रही है। इसके पीछे उनका तर्क है कि ट्रंप एक भी घोषित लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, इस्लामिक गणराज्य का पतन नहीं हुआ, ईरान का विभाजन नहीं हुआ, सेना का मनोबल बरकरार है। यही वजह है कि ईरान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। ईरान ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को लेकर भी पूरी तरह से अलर्ट है। दोबारा युद्ध जैसे हालात बने तो उसके लिए भी ईरान पूरी तरह से तैयार है। अपनी हरकतों से दुनिया भर में बेइज्जती झेल रहा पाकिस्तान एक बार फिर अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से विवादों में है। इस बार वहां के प्रधानमंत्री ने ऐसे काम किया है जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि शहबाज को नकल करने के लिए अकल नहीं है। लेकिन हालांकि डिप्लोमेटिक जीत पाकिस्तान की एक बड़ी हुई है ईरान और अमेरिका के बीच इस युद्ध के बीच सीज फायर करवाकर। हुआ यूं कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पर एक्स पोस्ट के दौरान शहबाज शरीफ ने ड्राफ्ट मैसेज को ज्यों का त्यों पोस्ट कर दिया। ये दो तस्वीरें देखिए, महज 1 मिनट के अंदर शहबाज को इसे चेंज करना पड़ा। विवाद ये दूसरी तस्वीर को लेकर है, जिस पर ड्राफ्ट पाकिस्तान के पीएम मैसेज ऑन एक्स लिख रहे हैं। यानी ये मैसेज शहबाज शरीफ को लिखकर दिया गया था। और विवाद इसीलिए भी है कि ये मैसेज शहबाज शरीफ को किसी पाकिस्तानी अधिकारी ने नहीं बल्कि विदेश से मिला है। दरअसल अगर पाकिस्तानी अधिकारी लिखते तो वो शहबाज शरीफ को सिर्फ प्रधानमंत्री लिखते, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नहीं। और यही वजह है कि ये सोशल मीडिया पर अब पोस्ट वायरल हो रहा है। यानी पाकिस्तान जो सीज फायर का चौधरी बना फिर रहा है, उसके प्रधानमंत्री को क्या बोलना है, क्या पोस्ट करना है, ये तक विदेश में बैठे लोग डिसाइड कर रहे हैं। स्कूलों को वसूली का अड्डा बनाने वाले शिक्षा माफियाओं की अब खैर नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से संचालित स्कूलों और नियमों के विरुद्ध चल रहे निजी कोचिंग संस्थाओं पर अब शिक्षा विभाग एक बड़ा एक्शन लेने वाला है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों में 18 अप्रैल तक जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए DIOS की अगुवाई में एक टीम गठित की जाएगी। ये टीम अपने अपने क्षेत्रों में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और नियमों का उल्लंघन कर रही कोचिंग संस्थाओं की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रशासन को लगातार अवैध स्कूलों को लेकर शिकायतें मिल रही थी। सत्र के प्रारंभ में जो हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, जितने भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो ये देखें कि कोई भी अमान्य विद्यालय उनके क्षेत्राधिकार में संचालित ना हो। नोएडा में डीएम मेधारूपम ने भी स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, किताबों पर नियम तय कर दिए हैं। अब ड्रेस, जूते किसी भी दुकान से ले सकेंगे। 7.23% से ज्यादा फीस बढ़ाने पर जुर्माना लगेगा। स्कूलों को हर साल किताबें नहीं बदलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 5 साल में स्कूल ड्रेस को बदल नहीं सकते। ये सभी फरमान साफ साफ बताते हैं कि यूपी में स्कूलों और शिक्षा माफियाओं की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तान कितनी भी कोशिश करे, लेकिन हिंदुस्तान के धुरंधर मुनीर के हर मंसूबे पर पानी फेर देते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और शामली में ATS ने छापेमारी करके आतंक के गुर्गों पर सीधे स्ट्राइक की है।
एटीएस की गिरफ्त में आए आतंकियों से पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आतंकी साकिब विवादित बयान देने वाले हिंदुवादी नेताओं की रेकी कर रहा था। उसने ऐसे नेताओं की हत्या के लिए हैदराबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में रेकी की थी। इसका खुलासा साकिब से हुई पूछताछ और मोबाइल में मिले डाटा से हुआ है। साकिब 1 साल पहले हैदराबाद भी गया था, जहां पर एक बड़े हिंदुवादी नेता की रेकी करने के लिए अपने हैंडलर को कहा था। हैंडलर ने उससे सही मौका मिलने पर हथियार भेजने की बात कही थी। यूपी एटीएस ने शामली के कैराना इलाके के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 4 संदिग्ध को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए सभी लोगों पर पाकिस्तान के जासूस होने की आशंका है। छापेमारी कर कैराना से 3 आरोपी और शामली से एक महिला आरोपी को हिरासत में लिया गया है। एटीएस टीम की छापेमारी से हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एक बार फिर पाकिस्तान के आईएसआई आतंकी संगठन के तार जुड़े होने की चर्चा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गौ तस्करों पर शिकंजा कसते हुए सहारनपुर टू नोएडा कार्रवाई की है। पुलिस की सक्रियता के चलते कई तस्कर और हिस्ट्री शीटर्स गिरफ्तार हुए हैं, कुछ घायल हुए हैं और उनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। यूपी में योगी फोर्स का मैसेज क्लियर है। यूपी में रहना है तो गौ तस्करी और गौकशी को छोड़ दो, नहीं तो बुलेट से इलाज होगा। सहारनपुर में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग गौकशी की तैयारी कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उस्मान के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार किया गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और इनामी गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। नवाबगंज पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। हरदोई में पुलिस की लुटेरों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। कुशीनगर में पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हिस्ट्री शीटर आदित्य साहनी को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक ऐसा गांव है जहां समस्या सिर्फ गरीबी या दूरी की नहीं, बल्कि यहां के युवाओं की शादी तक नहीं हो पा रही और इसकी वजह है बुनियादी सुविधाओं का अभाव। ये गांव आज भी अंधेरे में डूबा है, क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है, सड़क नहीं है और पानी भी मीलों दूर है। यहाँ के युवा शादी की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन सिर पर सेहरा नहीं सज पा रहा। यहाँ सड़क नहीं है, लाइट नहीं है और पानी का भी साधन नहीं है। ये सुविधा न रहने के कारण वहाँ का लोग बहन बेटे यहाँ अपना नहीं देते हैं। रिश्ते आते हैं, लड़का पसंद भी आता है, लेकिन गांव की बदहाली देखकर लोग वापस लौट जाते हैं। लोग बुनियादी सुविधा के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। शासन प्रशासन को यहाँ की सुविधा, रोड, बिजली, पानी, सड़क ठीक से दिया जाए। देखिए, महिलाएं मीलों दूर से पानी भर कर ला रही हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ वादे ही मिले। अब सवाल ये है कि क्या इन युवाओं का कसूर सिर्फ इतना है कि ये एक ऐसे गांव में पैदा हुए हैं जहां विकास अभी तक पहुंच नहीं पाया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां कोबरा ने एक महिला को डसा तो परिजन कोबरा को भी अस्पताल ले पहुंचे। ये देखकर डॉक्टर के भी होश उड़ गए और जहरीला सांप फुफकारता नजर आया। देखिए कैसे डॉक्टर की मेज पर डिब्बे में बंद जहरीला कोबरा फुफकार रहा है। थोड़ी देर पहले ही जहरीले नाग ने एक महिला को डस लिया था। दरअसल महिला जब अपने घर में झाड़ू लगा रही थी तो सांप ने महिला को डस लिया। आमतौर पर ऐसी हालत में लोग घबरा जाते हैं या फिर झाड़ फूंक में समय गंवा देते हैं, लेकिन महिला के परिजनों ने समझदारी दिखाई। न सांप को मारा, न ओझा के पास गए, बल्कि कोबरा को पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया और फिर महिला के साथ साथ जिंदा कोबरा भी अस्पताल पहुँचा दिया, जिससे डॉक्टर ने सही पहचान कर सटीक इलाज करना शुरू कर दिया। ये घटना बताती है कि सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सांप से बचने के लिए सावधानियां जरूरी है। घर के आसपास झाड़ियां ना होने दें। अंधेरे में निकलते समय टॉर्च का इस्तेमाल करें। जमीन पर लकड़ी पटकते हुए चले ताकि सांप आहट से दूर चला जाए। फर्श पर सोने के बजाय चारपाई पर सोएं। सांप डस ले तो मरीज को सीधा लेटा दें। जल्दी से नजदीकी अस्पताल ले जाएं। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज पोस्टर को लेकर प्रदर्शन हुआ और योगी आदित्यनाथ को धुरंधर और समाजवादी पार्टी को रहमान डकैत बताने वाले पोस्टर्स चिपकाए गए और उसके बाद विवाद बढ़ गया। इस दौरान एसपी कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टर्स को फाड़ दिया, जिसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। लखनऊ के एक चौराहे पर लगे पोस्टर को फाड़ दिया गया। समाजवादी पार्टी के 8 से 10 कार्यकर्ताओं ने पूरे बैनर को फाड़ते हुए जमकर नारेबाजी भी की। अब ऐसी ही स्थिति बाराबंकी में भी दिखी, जहां एसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए पोस्टर फाड़ दिए। ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। रक्षक है कि भक्षक? आप उठा के देखिए, उन्हीं के खाली अखिलेश जी के 5 साल के कार्यकाल, मुजफ्फरपुर में दंगे हो रहे थे, लोग गांव छोड़ के पलायन कर रहे थे और ये सफाई में बैठ के नाच देख रहे थे।
उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव से पहले ही पोस्टर फाड़ सियासत अब शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के झांसी में सरकारी जमीन पर हजरत इमरती शाह के नाम से एक मजार बनी हुई थी, लेकिन इतिहास में इस नाम का कोई जिक्र नहीं है और इसीलिए इस अवैध कब्जे को आज ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सरकारी जमीन पर हजरत इमरती शाह बाबा की मजार बनी थी। प्रशासन ने इसे हटाने के लिए कई बार नोटिस दिया था, लेकिन इसे हटाया नहीं गया। फिर क्या था, अवैध कब्जे पर महाबली की एंट्री हो गई है। इसके प्रहार से कुछ नहीं बच पाया। बुलडोजर ने ऐसा प्रहार किया कि अवैध मजार को समतल कर दिया। करीब 2 घंटे की कार्रवाई के बाद प्रशासन ने भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया है। इस दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या विरोध को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी खुद मौके पर मौजूद रहे और पूरे ऑपरेशन की निगरानी करते नजर आए। ये प्राधिकरण की जमीन थी, ठीक है, इसके ऊपर अवैध अतिक्रमण था। इन्हें नोटिस दिया गया। करीब पिछले 5-6 बार से लगातार इन्हें अवसर दिया गया कि अपना अतिक्रमण को स्वयं हटा लें। तो इन्होंने कुछ अतिक्रमण हटा लिया था, कुछ रह गया था जिसको आज हटा। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए वार्निंग है जो यूपी में अवैध कब्जा करके बैठे रहे। तो ध्यान से देख लीजिए कि योगी सरकार भूमाफियाओं कब्जाधारियों का क्या हाल करती है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां गन्ने से लदा ओवरलोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर एक कार पर पलट गया। गनीमत ये रही कि कार में सवार 4 लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। और इस दुर्घटना में कार पूरी तरह से गन्ने के नीचे दब गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और तत्परता दिखाते हुए कार में फंसे ड्राइवर और दूसरी सवारियों को सकुशल बाहर निकाला। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। हादसे का कारण ट्रक पर ज्यादा गन्ना लदा होना बताया जा रहा है। तस्वीरों को देखकर भी लग रहा है कि इस पर क्षमता से ज्यादा गन्ना लदा हुआ था। ट्रक का ड्राइवर ओवरलोड के कारण गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और ट्रक सड़क पर ही पलट गया। बुलंदशहर और आसपास के इलाकों में ओवरलोड गन्ने के ट्रकों के कारण आए दिन हादसे हो रही हैं। आरोप है कि प्रशासन की इस सख्ती के बावजूद ट्रक ड्राइवर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे आम जनता की जान को खतरा बना हुआ है। जरूरत है ओवरलोडिंग पर लगाम लगाई जाए ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हो। अप्रैल में बेईमान मौसम की मार ने जहां मैदानी इलाके में बूंदाबांदी से ठंड बढ़ा दी है, तो वहीं पहाड़ों पर एक बार फिर भूस्खलन की कई घटनाएं घट रही हैं। ताजा मामला जम्मू कश्मीर के रामबन का है, जहां हाईवे पर ट्रैफिक बंद करना पड़ा क्योंकि इलाके में भूस्खलन की वजह से सड़कें जाम हो गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जहां पहाड़ों से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े सड़कों पर गिरते दिखे। वहीं भूस्खलन की वजह से लोगों को सड़कों पर पहले से ही रोक दिया गया। दरअसल यहां पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से आसपास के कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। इन हालात में अपनी जान को खतरे में न डालें और क्लियरेंस के बाद ही जो है सफर शुरू करें। और जो तैनात है, चाहे वो सिक्योरिटी अमला है, ट्रैफिक है या पुलिस है, उससे ताउन करें ताकि आपका सफर जो है हिफाजत से हो और आप सेफ्टी से अपनी मंजिल पहुंचे। वहीं बारिश की वजह से यूपी के मुजफ्फरनगर में नहर की सड़क धंस गई, जिस वजह से सड़क पर 25 से 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इस दौरान गांव वालों ने सड़क को बंद कर दिया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो जाए।